सुरभि एक गरीब परिवार से थी जो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सुरभि के गरीब परिवार से होने के बावजूद भी उसके माता पिता ने कभी उसे घर का कोई काम नहीं करने दिया था और एक राजकुमारी की तरह उसकी परवरिश की थी। ऐसे ही एक दिन सुरभि की माँ सुनती हो, हमारी सुरभि के लिए गौरव नाम के एक बड़े ही संस्कारी लड़के का रिश्ता आया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से सुरभि के पिता सुरभि का रिश्ता गौरव के साथ तय कर देते हैं। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और एक दिन सुरभि की माँ सुरभि से बोलती है, अरे बेटा, हमने तुझे बड़े ही नाजों से पाला है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि ससुराल में तुझे किसी भी तरह की कोई समस्या हो। पर माँ, एक समस्या है। समस्या? लेकिन कैसी समस्या बेटा? माँ, मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता। मैं ससुराल जाऊंगी तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे बस इतनी सी बात। अभी मैं हूँ ना तेरे साथ, और जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुझे घर का सारा काम सिखा दूंगी और तुझे साधारण सा भोजन बनाना भी सिखा दूंगी, ताकि ससुराल में कोई ये कहकर तुझे ताने ना दे सके कि बहू की माँ ने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं। इस तरह से सुरभि की माँ शादी से पहले सुरभि को घर के काम काज सिखा देती है, साथ ही साधारण भोजन भी बनाना सिखा देती है। शादी के बाद कुछ ही दिनों बाद सुरभि की सास कल्याणी तीर्थ के लिए निकल जाती है, जिस वजह से अब सुरभि अपने घर में अपने पति के साथ अकेली रहती है। वैसे तो गौरव भी एक गरीब परिवार से था, पर फिर भी वो कभी सुरभि को किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने देता था। ऐसे ही एक रात गौरव थका हारा घर आता है और सुरभि उसे साधारण सा भोजन देती है। सुरभि, आज भी साधारण भोजन, केवल दाल रोटी और प्याज? मैंने तो आज तुम्हें सुबह जाने से पहले कुछ पैसे दिए थे ना, ताकि तुम शाम के भोजन में कुछ स्वादिष्ट और चटपटा बना सको। मैं जानती हूँ आपका कुछ दिनों से कुछ अच्छा खाने का जी कर रहा है, पर मुझे साधारण भोजन के अलावा कोई दूसरा भोजन बनाना नहीं आता। दाल रोटी वो भी मैंने शादी से पहले ही कुछ दिन बनाना सीखी है। कोई बात नहीं सुरभि, वैसे भी तुम्हारे हाथ का ये साधारण भोजन भी मुझे 56 भोग से कम नहीं लगते। इस तरह से गौरव बिना कोई शिकायत किए चुपचाप से खाना खा लेता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सुरभि अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुरभि अपनी माँ से बोलती है, माँ, गौरव जी का कुछ दिनों से कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, जैसे खीर हलवा। आप मुझे बताओ ना, खीर कैसे बनाऊं? इस तरह से सुरभि के कहने पर उसकी माँ उसे खीर बनाने की विधि बताती है, लेकिन फिर भी सुरभि से कुछ नहीं होता और उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। इसके बाद सुरभि फिर से साधारण भोजन बना देती है और बैठकर अपने पति का आने का इंतजार करने लगती है और खुद से बोलती है, कैसी बीवी हूँ मैं जो अपने पति को दाल रोटी के अलावा और कुछ खिला नहीं पाती। अगर अभी यहाँ पर माँ जी होती तो मुझे कितने ताने दे रही होती, पर गौरव जी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। इतने गरीब होने के बाद भी वो मेरी सारी जरूरतों को पूरी करते हैं, बस मैं उनके लिए अच्छा खाना नहीं बना पा रही। इस तरह से सुरभि सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ एक ऋषि मुनि आ जाते हैं। अलख निरंजन! ऋषि मुनि की आवाज सुनकर सुरभि जल्दी से बाहर आती है और हाथ जोड़कर ऋषि मुनि के सामने खड़ी हो जाती है। ऋषि मुनि जी, आप मेरे घर? मेरे तो भाग्य खुल गए। बताइए, आपको मुझसे क्या चाहिए? बच्चे, हम कुछ दिनों से भूखे हैं, इसीलिए आज तुम्हारे घर पर आए हैं। ऋषि मुनि की बात सुनकर सुरभि मन ही मन खुद से बोलती है, हे भगवान, ऋषि मुनि तो मेरे घर भोजन करने आए हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो भोजन में सिर्फ दाल रोटी बनानी आती है। भगवान मुझे माफ करना, पर ना चाहते हुए मुझे आज भी ऋषि मुनि को ये साधारण भोजन ही ग्रहण करवाना पड़ेगा। इस तरह से सुरभि ऋषि मुनि को अपनी छोटी सी कुटिया में ले जाती है और अपने हाथों से उनके चरणों को धोकर बड़े ही प्यार से उन्हें खाना परोसती है और उनसे बोलती है, ऋषि मुनि जी, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे सिर्फ दाल रोटी ही बनानी आती है, इसीलिए मैं आपको केवल यही खिला सकती हूँ। अब ऋषि मुनि भोजन को ग्रहण करते हैं और उन्हें सुरभि के हाथों का खाना इतना स्वादिष्ट लगता है कि वो सुरभि से बोलते हैं,
बच्चे, तुम्हारा ये साधारण भोजन किसी 56 भोग से कम नहीं था। इसे खाकर हमारी आत्मा तृप्त हो गई, इसीलिए मांगो, तुम हमसे क्या मांगना चाहती हो? ऋषि मुनि जी, मैं और मेरे पति बहुत गरीब है। वो जैसे तैसे मेहनत करके पाई पाई जोड़ते हैं, पर कभी भी वो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ जिस तरह से वो मेरी सारी इच्छा पूरी करते हैं, मैं भी उनकी इच्छा पूरी करूँ। और उनकी केवल एक छोटी सी इच्छा है, वो मेरे हाथों से स्वादिष्ट भोजन कर सके। सुरभि की बात सुनकर ऋषि मुनि जी अपने एक छड़ी अपने हाथ पर घुमाते हैं और उनके हाथों में एक कढ़ाई प्रकट हो जाती है। जिसके बाद ऋषि मुनि वो कढ़ाई सुरभि को देते हुए उससे बोलते हैं, बच्ची, ये एक जादुई कढ़ाई है। तुम इससे जो पकवान बोलोगी, ये कढ़ाई अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें वो पकवान बनाकर दे देगी। इस तरह से ऋषि मुनि वो कढ़ाई सुरभि को देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सुरभि रसोई घर में जाकर कढ़ाई से बोलती है, हे जादुई कढ़ाई, अपना जादू दिखा और बना दे मेरे पति के मन पसंद का भोजन। सुरभि के इतना बोलते ही कढ़ाई में अपने आप तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं और पकवान की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आस पड़ोस के सभी लोग उसके घर में आकर झांकने लगती हैं। अब इसी तरह से रोजाना सुरभि अपने पति को तरह तरह के पकवान खिलाने लगती और जब ये सब कुछ उसकी पड़ोसन गौरी देखती है तो एक दिन वो सुरभि के घर आकर उससे बोलती है, सुरभि, क्या बात है, तुम इतनी गरीब होने के बाद भी रोजाना ऐसा क्या बनाती हो कि तुम्हारे घर से खाने की खुशबू से मोहल्ले का हर व्यक्ति मदहोश हो जाता है? हाँ, ये सब कमाल तो मेरी जादुई कढ़ाई का है। इस तरह से सुरभि सारी सच्चाई गौरी को बता देती है। अब गौरी के मन में लालच आ जाता है और वे सुरभि से बोलती है, सुरभि, क्या एक दिन के लिए तुम मुझे अपनी जादुई कढ़ाई दे सकती हो? मैं कल तुम्हें वापस कर दूंगी। गौरी के कहने पर सुरभि अपनी जादुई कढ़ाई गौरी को दे देती है। लेकिन जब गौरी जादुई कढ़ाई पर खाना बनाती है तो वह सारा खाने बदबूदार, सड़े और जले हुए बनते हैं। जिसके बाद गौरी गुस्से में आकर सुरभि को उसकी कढ़ाई दे देती है और उस पर भड़कने लगती है। तभी वहाँ ऋषि मुनि आकर एक बार फिर से गौरी से बोलते हैं, इस जादुई कढ़ाई ने तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि तुम एक लालची औरत हो जो सुरभि से उसकी कढ़ाई छीनना चाहती थी। बस इसीलिए कढ़ाई ने तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दी और वो सुरभि की बात इसलिए मानती है क्योंकि सुरभि एक साफ दिल और भोली होने के साथ भली इंसान है। अब गौरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सभी से माफी मांगती है। जिसके बाद फिर से सुरभि जादुई कढ़ाई की मदद से हमेशा तरह तरह के पकवान बनाती है और अब वो अपने पति के साथ अपने दोस्तों को भी उस कढ़ाई के पकवान खिलाया करती है। काशीपुर के एक छोटे से गांव में एक मोहिनी नाम की लड़की रहती थी। मोहिनी बहुत ही गरीब थी और वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने घर चलाया करती। दूसरी तरफ मोहिनी के पिताजी कैंसर की बीमारी के शिकार थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेवारी मोहिनी के सर पर थी। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी का चचेरा भाई सोनू मोहिनी से बहुत जलता था। एक बार की बात है, जब मोहिनी काम पर जा रही थी, रास्ते में उसको सोनू मिल गया। अरे ओ फटीचर बाप की फटीचर औलाद, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, बस काम करने निकल रही हूँ। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा तुझे काम पर जाकर बैठना है? तुझे तो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा ही लगाना होगा। हाँ सोनू, अब तुम जानते ही हो हम लोग कितने गरीब हैं और मुझे कोई और काम नहीं मिलता, इसीलिए यही कर कर मुझे अपना घर को चलाना पड़ता है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ करने के लिए है भी नहीं। हा, फटीचर फटीचर है, फटीचर ही रहेगी। ये कहकर वो चला जाता है। मोहिनी उसकी बातों को ज्यादा नहीं सोचती और चुपचाप अपने काम पर जाती है। शाम को काम करने के बाद मोहिनी की मालकिन उसको उसकी तनख्वाह देती है और मोहिनी अपनी तनख्वाह लेकर वापस घर आने लगती है। बेटी, तू कितनी मेहनत करती है, ऊपर से अभी इतनी छोटी है और फिर अब तुझे मेरे इलाज के लिए भी पैसे जोड़ने पड़ रहे हैं। तू मेरी चिंता मत कर, मेरी तो उम्र हो चुकी है। अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, तू अपने शौक पूरे कर और बचे हुए पैसों से अपनी जरूरत का सामान खरीद। मैं चाहता हूँ बेटी कि तू शादी कर ले ताकि मरने से पहले मुझे तुम्हारी शादी का बोझ मेरे सर से उतर जाए। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे कोई शौक नहीं,
मुझे तो सिर्फ आपकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। और आप बार बार मरने की बात क्यों करते हो? जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी तो थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए ना। और रही बात मेरी शादी की, तो मैं शादी तभी करूंगी जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे मोहिनी, देखते ही देखते तुम कितनी बड़ी हो गई हो, साथ ही साथ समझदार भी। तुम्हारी माँ बिल्कुल ऐसी ही थी जब मैं उससे पहली दफा मिला था। काश आज वो भी जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। कोई बात नहीं पिताजी, आप दवाई खा लो और सो जाओ। आपको तो पता ही है ना आपके लिए आराम करना कितना ज्यादा जरूरी है। मोहिनी रामदास को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद भी खाना खाकर सो जाती है। अगले ही दिन मोहिनी काम पर जा रही होती है। जब अपने मालकिन के घर वो काम कर रही होती है तो वहाँ पर एक विवेक नाम का लड़का आता है जो मोहिनी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। अरे तुम कितनी सुंदर और मासूम लगती हो, तुम यहाँ झाड़ू पोछा क्यों लगा रही हो? साहब, मैं इस घर में काम करती हूँ। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था। वैसे तुम मेरी दोस्त बनोगी? तो मोहिनी दोस्त के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे मोहिनी और विवेक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन ये कोई सच्चा प्यार नहीं होता। विवेक बस किसी तरह मोहिनी को अपने जाल में फंसा लेता है। ऐसे ही एक दिन दोनों प्यार में अपनी हदें पार कर देते हैं और उसका मोहिनी से मन भर जाता है। और एक दिन बाद, अरे तुम क्या समझती हो अपने आप को? मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो बस अपना मतलब पूरा कर रहा था। और हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है तुम जैसी नौकरानी से मैं प्यार करूंगा? शक्ल देखी है तुमने अपनी? जाओ यहाँ से, 2 कौड़ी की, मुंह उठाकर यहाँ से बाहर निकल जा और वापस मत आना कभी। बेचारी मोहिनी रोते रोते उस घर से निकल जाती है और पछतावा करते हुए सड़क पर रोते हुए चलने लगती है। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई? मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई? जो विवेक ने मुझे छोड़ दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं विवेक के बिना नहीं जी सकती, मुझे उसकी आदत हो गई है। अगर उसने मुझे इस तरह से छोड़ा तो मैं कहीं जाकर अपनी जान दे दूंगी। मोहिनी चलते चलते नदी किनारे पहुंच जाती है और जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है, वहाँ पर एक जादुई लाल परी आती है और उससे पूछती है, अरे रुको, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम इतनी बुरी तरह से रो रही हो? किसने तुम्हारा दिल दुखाया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसे जान देने से कुछ नहीं होता। मोहिनी रोते रोते अपनी पूरी कहानी परी को बताती है और उसके बाद उसने मुझे अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। ऊपर से मेरे पिताजी को कैंसर है। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए पैसे जोड़ रही थी, लेकिन अगर अब उन्हें ये सब पता लगेगा कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है तो उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। इसीलिए मैं उनके पास नहीं जाना चाहती। तभी लाल परी उसे एक जादुई आम देती है और उससे कहती है, ये लो मोहिनी, जादुई आम। ये कोई मामूली आम नहीं है। अगर ये आम विवेक ने खा लिया तो उसके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार आ जाएगा और फिर तुम उसे हासिल कर लोगी। लेकिन याद रखना, उसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये एक जादुई आम है, वरना इस आम का कोई असर नहीं होगा। तुम्हें चुपके से उसको ये आम खिलाना होगा। और हाँ, इस आम की गुठली से तुम एक इच्छा मांग सकती हो, जो भी तुम मांगना चाहती हो। मोहिनी लाल परी की बात सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और वापस विवेक के घर जाकर चुपके से रसोई में आम रख देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद विवेक वहाँ आता है और इतना रसीला आम देखकर उसका मन आम खाने को करता है। जैसे ही वो आम खाता है, उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। वो तुरंत भागता हुआ मोहिनी के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और उसे अपने साथ वापस लेकर जाता है। मोहिनी उसके साथ वापस घर जाकर उस आम की गुठली से अपने पिताजी की कैंसर की बीमारी को ठीक करने की इच्छा मांगती है। उसके पिता एकदम पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। अब वो खुशी खुशी अपने पिता और विवेक के साथ रहने लगती है। हरिया बहुत गरीब था और वो भुट्टे बेचकर अपना घर चलाया करता था। हरिया के घर में उसकी बीवी और बूढ़ी माँ रहा करती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, हरिया बाजार में भुट्टे बेच रहा होता है और भुट्टे बेचकर घर आ जाता है। पर हरिया आज जब घर आता है तो उसे अपने घर में किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर हरिया थोड़ा हैरान हो जाता है और अंदर जाकर अपनी बीवी कुसुम से बोलता है, अपने घर में कोई आया है क्या? अभी मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी।
तभी हरिया की माँ उषा आती है और हरिया से बोलती है, तूने बिल्कुल सही कहा बेटा, अपने घर में नन्ही परी आई है, तू उसे देखना नहीं चाहेगा क्या? अब कुसुम छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लेकर आती है। वो बच्ची काफी सुंदर होती है। उसकी सुंदरता और मासूम चेहरा देखकर हरिया को भी उससे प्यार हो जाता है और हरिया अपनी बीवी से बोलता है, ये बच्ची किसकी है और तुम्हें कहाँ से मिली? आज जब मैं और माँ जी आपको खाना देकर घर आ रहे थे, तब हमें इस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब हमने आवाज का पीछा किया तो हमने इस बच्चे को कूड़ेदान में देखा। इस बच्चे को देखकर तो मेरी ममता जाग गई। मुझे एहसास हुआ जैसे इस बच्चे के पास माँ बाप का साया नहीं है, ठीक उसी तरह से मेरी कोई औलाद नहीं। बस इसीलिए मैंने इस बच्चे को गोद ले लिया है। कुसुम, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हरिया उस बच्ची को देखकर बहुत खुश था। अब जब भी वो भुट्टा बेचने के लिए घर से निकलता था तो उससे पहले वो अपनी प्यारी बच्ची का चेहरा देख लिया करता। जिस दिन वो अपनी बच्ची का चेहरा देखकर भुट्टा बेचने के लिए जाया करता, उस दिन उसकी बाकी दिनों से अच्छी कमाई होती है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और अब हरिया की गोद ली हुई बेटी काया बड़ी हो जाती है। ऐसी ही एक दिन की बात है। कुसुम और उषा खाना लेकर हरिया के पास जा रहे होते हैं। तभी काया अपनी माँ से जिद करते हुए बोलती है, माँ, पापा को आज खाना देने मैं जाऊंगी। हमेशा आप वरदा दिए जाते हो। काया बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, पहले बड़ी हो जाओ फिर जाना, ठीक है? नहीं, आज पापा को खाना देने मैं ही जाऊंगी। अगर आप लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं आप सबसे इकट्ठी कर लूंगी और पढ़ाई करना फिर छोड़ दूंगी। बिल्कुल गंदी बच्ची बन जाऊंगी फिर। इस तरह से काया जिद करने लगती है। उसकी जिद देखकर उषा उससे बोलती है, बहू, काया को जाने दे, उसका बहुत मन है। और वैसे भी जब तक काया हरिया को खाना देकर आएगी तब तक तू और मैं डॉक्टर के पास से हो आएंगे। मेरे घुटने का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, दवाई लेना बहुत जरूरी हो चुका है। अगर ऐसा है माँ जी तो फिर ठीक है। काया बेटा, तुम ध्यान से खाना लेकर पिताजी के पास जाना, ठीक है? ठीक है माँ। अब इस तरह से काया खाना लेकर अपने पापा के पास जाने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर कुसुम उषा को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। कुछ देर बाद काया अपने पिता के पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि एक हवलदार और एक पुलिस हरिया से भुट्टा खरीदते हैं। और भुट्टा खाने के बाद जब हरिया उनसे पैसे मांगता है तो वो उसे पैसे नहीं देते, जिसके बाद हरिया पुलिस वाले से बोलता है, देखिए साहब, आप रोजाना आकर मुझसे भुट्टा लेकर जाते हैं, परंतु अब आप अपने साथियों को भी लेकर आने लगे हैं। चलिए, एक जन का पैसा मैं माफ भी कर दूं, पर इतने लोगों का पैसा कैसे माफ कर सकते हैं? मेरी रोजी रोटी इन भुट्टे से ही चलती है। आप मुझे मेरी कमाई के पैसे नहीं देंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? हरिया के बोलते ही हवलदार और पुलिस वाला हरिया को मारने लगता है, जिसके बाद काया बीच में आ जाती है और हवलदार के हाथों में दांत काट लेती है, जिससे हवलदार को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। अब हरिया अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस वालों से लड़ने लगता है और इसी हाथापाई में हरिया को गोली लग जाती है और मौके पर ही हरिया की मौत हो जाती है। जिसके बाद काया रोती हुई घर जाती है और सारी बात कुसुम और उषा को बताती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे? ये बातें सुनकर कुसुम और उषा फूट फूट कर रोने लगती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। पैसे ना होने की वजह से काया की स्कूल की पढ़ाई भी छूट जाती है, जिस वजह से काया गली गली आवारा बच्चों के साथ घूमने लगती है। ये सब देखकर कुसुम को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता और एक दिन कुसुम अपनी सास से बोलती है, माँ जी, अब मैं सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकती। हम इतने दिनों से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, पर अब तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला और ना ही कोई मुआवजा। मुआवजे के चक्कर में काया की स्कूल की पढ़ाई छूट गई है, आपकी दवाइयाँ बंद हो गई है, घर की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि अब हरिया की जगह मैं भुट्टे बेचने का काम करूंगी और साथ ही साथ अपने पति की मौत का बदला भी लूंगी। बहू, मैं तेरी इसी जंग में तेरे साथ हूँ।
अब कुसुम अपने पति के जगह पर भुट्टे बेचने का काम शुरू कर देती है। एक बार फिर से जब कुसुम भुट्टा बेचना शुरू करती है तो उसके पुराने ग्राहक भी उसके पास आने लगते हैं और अब कुसुम अपने पति का केस भी लड़ती है और इस बार वो एक सरकारी और अच्छा वकील रखती है। इस वजह से कुसुम का केस मजबूत होने लगता है। ये सब देखकर पुलिस वाला डर जाता है और एक दिन कुसुम के पास आकर उसे धमकी देता है। मैंने सुना है कि तुम सास बहू भुट्टे बेचने के साथ एक अनाथ लड़की को भी पाल रही हो। क्या नाम है उस लड़की का? काया। हाँ? गोद लिया था ना उस लड़की को तुम दोनों ने? उसको बहुत प्यार करती हो ना? सोचो अगर तुम्हारे पति की तरह मैं उसे भी मार डालूं फिर क्या करोगी? फिर अपने पति के साथ उस अनाथ बेटी काया का भी केस करोगी? हाँ, अपनी सास के साथ भुट्टे बेच कर। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कानून तुझे बाद में सजा देगा, लेकिन उससे पहले हम दोनों सास बहू मिलकर तुझे भुट्टे की तरह सेक डालेंगे। उषा और कुसुम की बातें सुनकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन उषा और कुसुम उसकी धमकी से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कुसुम अपनी सास उषा से बोलती है, माँ जी, मैं हरिया जी को तो खो चुकी हूँ, अब मैं अपनी बेटी काया को नहीं खो सकती। काया में मुझे हरिया जी नजर आते हैं। काया मेरी कमजोरी है। अगर उन पुलिस वालों ने काया के साथ कुछ नहीं माँ जी, हमें काया को खुद से दूर करना ही पड़ेगा। बहू तू सही बोल रही है, हम दोनों यहाँ भुट्टे बेचते रहते हैं और काया घर पर अकेली रहती है, इसीलिए हमें काया को खुद से दूर करना होगा उसकी सेफ्टी के लिए। रुक जा बहू, मैं अभी तेरी मौसी से बात करती हूँ। मैं उससे कहकर काया को एक हॉस्टल में भिजवा दूंगी ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रहे। पर माँ जी, हॉस्टल की फीस तो बहुत ज्यादा है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए तो अदालत से अपील करके हमने सरकारी वकील हायर किया है। बहू तू चिंता मत कर, मेरी बहन है ना, वो काया को संभाल लेगी और भुट्टे से हमारी जो कमाई होगी वो सारी कमाई हम काया की पढ़ाई पर लगा देंगे। जिसके बाद वो दोनों काया को एक हॉस्टल में भेज देते हैं और अकेले भुट्टे बेचने लगते हैं। साथ ही वो अच्छी तरह से अपना केस भी लड़ते हैं और आखिरकार उस पुलिस वाले और हवलदार को सजा मिल ही जाती है। अब कुसुम और उषा को इंसाफ के साथ मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए और सरकार की तरफ से काया की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया जाता है। अब उषा और कुसुम काया को खुद से दूर करके उसकी पढ़ाई पूरी करवाते हैं और खुद भुट्टा बेचकर अपना घर चलाते हैं। रक्षा एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन कॉलेज में वो पीयूष नाम के लड़के से प्यार करती थी, पर पीयूष रक्षा की तरह अमीर नहीं था और इसलिए एक दिन रक्षा कॉलेज के लिए घर से निकलती है और शाम को घर न आकर अपनी माँ को फोन करती है और उनसे बोलती है, माँ मुझे माफ करना, पर मैं आपके और पापा के खिलाफ जाकर पीयूष से शादी कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने ससुराल में खुश रहूंगी, इसीलिए आज पेपर खत्म होने के बाद मैं पीयूष के साथ अपने ससुराल जा रही हूँ। इतना बोलकर रक्षा फोन रख देती है और पीयूष के साथ अपने ससुराल चली जाती है। पीयूष की माँ लता पीयूष और रक्षा को एक साथ देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, जिसके बाद पीयूष अपनी माँ को सारी बात बताता है और लता उन दोनों से बोलती है, बेटा अपने माता पिता को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए और जो तुम दोनों ने कदम उठाया है ये बहुत गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, समय हर दर्द का इलाज होता है। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन तुम्हारे माता पिता भी तुम दोनों को और तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। मुझे माँ जैसी सास मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से लता रक्षा को अपना लेती है। तो वही दूसरी ओर जब ये बात रक्षा के पिता को पता चलती है तो रक्षा के पिता अपनी पत्नी से बोलते हैं, उस गरीब लड़की से शादी करके रक्षा को क्या लगता है कि वो खुश रहेगी? अरे उसने अभी तक गरीबी नहीं देखी है। जब उसे 2 वक्त का खाना सही से नसीब नहीं होगा तब उसे पता चलेगा कि उसके माता पिता हमेशा उसका भला चाहते थे। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी ऐसी गरीबी देखे जो उसने कभी सोची भी ना हो। तब जाकर उसे अक्ल आएगी और रोती हुई मेरे पास आएगी और तब मैं उसे बताऊंगा मेरा फैसला उसके लिए बिल्कुल सही था। ये सब कुछ आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसीलिए अब तुम भी रक्षा से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखोगी। अगर तुमने उससे बात करने की भी कोशिश की तो
तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। इस तरह से रक्षा के पिता रक्षा से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं और रक्षा गरीब बहू होने के बावजूद अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। लता भी रक्षा को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती। अब बहुत जल्द पीयूष की एक अच्छी नौकरी भी लग जाती है, जिसके बाद पीयूष घर आकर रक्षा से बोलता है, देखो रक्षा, अब मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग चुकी है। अब मैं छोटी मोटी नौकरी नहीं कर रहा, इसीलिए अब तुम और गरीबी नहीं देख पाओगी। पीयूष बिल्कुल सही कर रहा है बहू। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी खुशियों को 4 चांद लगने वाला है। इस तरह से लता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। समय यूं ही बीतता है और एक दिन लता को पता चलता है कि रक्षा गर्भवती है। जब ये बात लता को पता चलती है तो वो रक्षा का और भी अच्छे से ख्याल रखने लगती है। देखते ही देखते रक्षा का 6वां महीना लग जाता है। ऐसे ही एक दिन रक्षा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं और पीयूष दवाई लेने के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में उसका बचपन का दोस्त राहुल मिल जाता है और राहुल पीयूष से बोलता है, अरे भाई, तू कहाँ गायब हो गया था? कितने दिनों बाद मिला है, चल कहीं घूम कर आते हैं। भाई, मुझे भी तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर आज मैं तेरे साथ कहीं नहीं जा सकता, फिर कभी जाऊंगा। दरअसल मेरी बीवी गर्भवती है और डॉक्टर ने उसे ये कुछ दवाइयाँ दी हैं। मैं बस वो दवाई लेने ही जा रहा हूँ। मैं तुझसे फिर कभी मिलता हूँ। क्या तू बाप बनने वाला है? अरे फिर तो पार्टी बनती है। तू घर जाते हुए दवाई ले लेना, अभी तू मेरे साथ चल। इस तरह से राहुल जबरदस्ती पीयूष को अपने साथ शराब की दुकान पर ले जाता है और जबरदस्ती उसे शराब पिला देता है। पीयूष इतनी ज्यादा शराब पी लेता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और खाली हाथ घर जाता है और घर जाते ही पीयूष सो जाता है। जिसके बाद लता उससे बोलती है, पीयूष कभी भी शराब नहीं पीता बहू, और आज इसने शराब पी है। मुझे माफ करना। जब से तू इस घर में बहू बनकर आई है तब से गरीबी में गरीबी का सामना ही कर रही है। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपने तो मेरी माँ से बढ़कर मेरा ख्याल रखा है। और रही पीयूष की बात, मैं भी जानती हूँ पीयूष कभी शराब नहीं पीते। जरूर इन्हें किसी ने पिलाई है। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, जाकर सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। रक्षा के बोलने पर लता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह होते ही लता पीयूष को बहुत सुनाती है और खुद दवाइयाँ लेकर आ जाती है। अगले दिन फिर से पीयूष का दोस्त उसे मिल जाता है। अरे अच्छा हुआ पीयूष कि तू मुझे मिल गया, चल थोड़ा घूम कर आते हैं। राहुल फिर से पीयूष को अपने साथ ठेके पर ले जाता है, जहां वो दोनों एक बार फिर से शराब के नशे में धुत हो जाते हैं और पीयूष नशे की हालत में घर आता है। अब इसी तरह से रोज पीयूष राहुल के साथ शराब की दुकान पर जाता और रात को नशे में घर आता। ऐसे ही एक दिन पीयूष नशे की हालत में घर आ रहा होता है, तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैरों में इतनी ज्यादा चोट लग जाती है कि वो चल भी नहीं पाता, जिस वजह से उसकी नौकरी भी छूट जाती है। रक्षा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से घर की स्थिति बिगड़ने लगी है। तुम गर्भवती हो, इस समय मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, पर तुम मेरा ख्याल रख रही हो। पीयूष बिल्कुल सही कह रहा है बहू। गरीबी की वजह से तू भी गरीब बहू बन चुकी है और हमारे साथ इस गरीबी को झेल रही है। आप दोनों ये कैसे बातें कर रहे हैं? आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरा भी ये घर है, इसीलिए अब ये घर की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी। क्या हुआ अगर मैं गर्भवती हूँ तो? आखिर मैं भी अपने पिताजी की ही बेटी हूँ। इतने दिनों में उन्होंने भले ही मेरा हाल ना पूछा हो, पर मैं भी मुसीबत में उनके पास नहीं जाऊंगी, बल्कि अकेले ही मुसीबत का सामना करूंगी। इस तरह से रक्षा एक बार फिर से काम करने की ठान लेती है और घर से निकलकर काम ढूंढने लगती है, लेकिन गर्भवती होने की वजह से कोई उसे काम पर नहीं रखता। जिसके बाद बड़ी मिन्नतें करने पर रक्षा को एक होटल में वेटर का काम मिल जाता है। रक्षा गर्भवती होती है पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। ऐसे ही एक दिन रक्षा होटल में साफ सफाई का काम कर रही होती है। तभी होटल का मालिक रक्षा के पास आता है और रक्षा से बोलता है, रक्षा, इस टेबल को छोड़ो और पहले उस टेबल को साफ करो। मालिक के कहने पर रक्षा सबसे पहले उस टेबल को साफ करने जाती है, लेकिन वो देखती है कि उस टेबल पर कोई और नहीं बल्कि उसके ही पिता हैं। रक्षा के पिता भी जब अपनी बेटी को वेटर का काम करते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और तभी रक्षा को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद रक्षा के पिता उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं
और कुछ देर बाद रक्षा को होश आ जाता है और वह अपने पिता के साथ घर जाती है, जहाँ रक्षा के पिता पीयूष को बिस्तर पे ये सब देख रक्षा के पिता को अपने कहे हुए शब्द याद आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलते हैं, मुझे माफ कर दे रक्षा बेटा, पर गुस्से में आकर मैंने ही कुछ अपशब्द कहे थे और ये उसी का नतीजा है। मैं नहीं जानता था कि मेरा कहा हुआ हर एक शब्द सच हो जाएगा, पर अब तू फिक्र मत कर, तेरा बाप आ चुका है, तू मेरी ही बेटी है। आज तूने ये साबित कर दिया, इतना दुख, इतनी गरीबी होने के बाद भी तूने अपने बाप से मदद नहीं मांगी। बेटा, तू मेरी इकलौती संतान है और मेरे जाने के बाद ये सब कुछ तेरा और पीयूष का ही तो है। पिताजी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया था। इस तरह से रक्षा के माता पिता रक्षा की इस गलती को माफ कर देते हैं, जिसके बाद रक्षा के माता पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी पीयूष के नाम कर देते हैं। अब बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाता है और रक्षा एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है और वो सब एक साथ रहने लगते हैं।